हेलो फ्रेंड्स, आज हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 13 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका आर्टिकल 13 बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और आर्टिकल 13 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 13 में कहा गया है The Article 13 is secure paramountcy of fundamental rights। ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको पूरी तरह से कवर करता है, उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। No law can be enacted to contravene fundamental rights। ये बात कि कोई भी हमारे आर्टिकल 13 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके खिलाफ में कोई भी आर्टिकल इनैक्ट नहीं किया जा सकता, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता जो उसके खिलाफ हो। ये बात रेनू वर्सेस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज AIR 2014 सुप्रीम कोर्ट 2175 में कहा गया कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो। अब इस बात में आते हैं कि आर्टिकल 13 में है क्या क्या। आर्टिकल 13 बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सब रूल 1, 2, 3 एंड 4। इसमें से सब रूल 1 और 2 को हम डिवाइड कर लेते हैं। आर्टिकल 13 का जिसमें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इसका पार्ट फर्स्ट सब रूल 1 एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इसका सब रूल 2। इसमें कहा गया कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ, मतलब 26 जनवरी 1950, इसके पहले जो लॉ बने थे वो क्या होंगे उसके बारे में इसका रूल 13 का सब रूल 1 बताता है कि इफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज inconsistent with any of the fundamental rights, then it becomes void from 26th of January 1950। अगर 1950 के पहले जो भी हमारे एक्ट लॉ प्रचलित थे, वो एक्ट और लॉ में से जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को बाधित कर रहा है, उसे न्यून कर रहा है, उसे कम कर रहा है, उस पर प्रभाव डाल रहा है, वो सब वाइड होंगे, वो सब के सब शून्य होंगे। उनको आगे 26 जनवरी 1950 के बाद उनका वैल्यू शून्य होगा और वो लागू नहीं होंगे। अब जैसे और जो एक्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स पर प्रभाव नहीं डाले रहे होंगे वह कंटिन्यू रहेंगे। जैसे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एंड CPC 1908, IPC 1860 एक्सेट्रा। ये सारे जो एक्ट हैं, ये एक्ट हमारे फंडामेंटल राइट पर प्रभाव नहीं डालते। इसी तरह और जो भी एक्ट हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स पर इफेक्ट नहीं डालते, वो सब रेगुलराइज रहेंगे, वो सब कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन जो प्रभाव डालते हैं वो वाइड और शून्य होंगे। ये बात इसका आर्टिकल 13 का सब रूल 1 कहता है। अब आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात करता है। नो फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टेट ईदर बाय लेजिस्लेटिव एक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। जो स्टेट है, स्टेट क्या है? स्टेट को रूल बनाने का पावर है, स्टेट को रूल बनाने का पावर है। तो इसमें कहा
कि कोई भी स्टेट चाहे वो लेजिस्लेचर एक्शन के द्वारा और चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के द्वारा कोई ऐसा नियम नहीं बनाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्लुएंस करता हो, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को बाधित करता हो, ऐसा कोई रूल नहीं बनाएगा। इसके बाद कहा इट प्रोहिबिट्स द स्टेट को इसके लिए मना किया गया, किसके लिए, फ्रॉम पासिंग एनी सच लॉ विच abridge or take away the rights conferred in पार्ट 3। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, इसका जो खिलाफत करता है, जो इसका विरोध करता है, जो इसके खिलाफ में लॉ बना है, ऐसा कोई लॉ, ऐसा कोई ऑर्डर स्टेट को पास करने से आर्टिकल 13 मना करता है। आर्टिकल 13 कहता है कोई भी स्टेट या जो नियम बना सकता है वो कोई ऐसा नियम नहीं बनाएगा, ऐसा कोई नियम पास नहीं करेगा जो हमारा जो एक्ट 13 है उस पर प्रभाव डालता हो, जो हमारे पार्ट 3 पर प्रभाव डालता हो, या जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो। अब इसी को हम आर्टिकल 13 सब रूल 3 में क्या कहा कि लॉ को डिफाइन किया कि लॉ कौन है। लॉ डिफाइंड इन आर्टिकल 13 सब क्लास 3A, जो 3A में दिया गया, 3 के पार्ट A में, वो हमारा क्या करता है, लॉ को डिफाइन करता है, लॉ को डिफाइन करता है। और लॉ क्या है, द टर्म लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, कस्टम एंड यूजेस having in the territory of India in force of law। जो आज हमारे भारत के क्षेत्र में जो भी हमारे ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, कस्टम, रिवाज, ये सब प्रचलित हैं, उन सब में वो सब क्या है, लॉ के द्वारा बनाए गए हैं, लॉ के द्वारा है। लेकिन उन सब को हम फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हों, वो नल एंड वाइड होंगे और उनको बनाने का पावर नहीं है। यही बात सेकंड पार्ट में कही, मतलब सेकंड बात में कही, द लॉ नॉट ओनली इंक्लूड एक्ट बाय लेजिस्लेचर बट आल्सो सच कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस व्हिच हैव द फोर्स ऑफ लॉ, therefore such customs and practices cannot violate fundamental rights। जो हमारे कस्टम और यूसेज हैं, जो हमारे रीति रिवाज और प्रथाएं हैं, या जो ऑर्डर्स हैं, जो नियम हैं, जो रूल हैं, वो सब के सब वाइड होंगे, वो सब के सब शून्य होंगे, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट डाल रहे होंगे। जो आज भारत में के क्षेत्र में कहीं भी प्रचलित हैं, ऐसे रीति रिवाज, प्रथाएं या ऑर्डर या रूल या ऐसी कोई चीज जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट डालती हो, वो सब के सब जीरो होंगे। ये बात इसका सब रूल 3 कहता है। अब 4 में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ड लॉ which under article 13, therefore article 13 sub rule 2 does not affect amendments made under article 368। इसमें कहा जो लॉ है, अभी लॉ में बताया गया सब रूल 3 में लॉ क्या है कि जो कस्टम्स हैं, रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, नियम हैं, रूल है, ये सब क्या है, लॉ। तो इन्होंने कहा कि जो इनमें अमेंडमेंट किया जाता है, जो इनमें अमेंडमेंट्स किया जाता है, वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा, और उस अमेंडमेंट का कोई भी प्रभाव या वो अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का 368 पर कोई प्रभाव नहीं डालता। 368 आर्टिकल 368 कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो अब जो हमारे यूसेज है, जो प्रथाएं हैं,
ये सब रीति रिवाज हैं, ये ऑर्डर हैं, नियम हैं, ये सब क्या है, अगर इनमें जो फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट डाल रहे हैं उनको नल एंड वाइट है, वो हमारे शून्य है, तो वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के 368 पर प्रभाव नहीं डाल रहे। अब इसकी एक बात हम, ये तो हो गया कि इसका सब रूल 4। अब इसमें एक बात और कही गई कि मान लेते हैं कोई ऐसा एक्ट है जिसके कुछ पार्ट तो प्रभाव डाल रहा फंडामेंटल राइट्स पर और बाकी प्रभाव नहीं डालता, तो उसके लिए कहा द होल लॉ इज नॉट वाइड अंडर आर्टिकल 13 बट ओनली दैट पोर्शन ऑफ लॉ इज वाइड विच कंट्रावेन फंडामेंटल राइट्स rest of the law may continue to stand and remain operative। जो कोई लॉ ऐसा है, जो कोई एक्ट ऐसा है जिसका कोई पार्ट फंडामेंटल राइट्स पर प्रभाव डाल रहा है और बाकी पार्ट, उसका ऑपरेटिव पोर्शन जो है वो प्रभाव नहीं डाल रहा है, तो उस पार्ट को अमेंड करने की आवश्यकता है, उस पार्ट को हटाने की आवश्यकता है जो पार्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स पर प्रभाव डाल रहा है, और रेस्ट पार्ट उस एक्ट का एज इट इज चालू रहेगा, एज इट इज रहेगा जैसे उसमें चल रहा था। तो ये बात इसमें कह दी कि मान ले प्री कॉन्स्टिट्यूशनल या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसमें भी वैसे ही रहेगा कि वही चीज अमेंड की जाएगी, वही चीज हटाई जाएगी, वही चीज नल एंड वाइड होगी, वही चीज वाइड होगी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स पर इफेक्ट डाल रही होगी, और बाकी एज इट इज रहेगी, जैसे वो है वैसे ही वो चालू रहेगी। तो आर्टिकल जो 13 है ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके द्वारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो पूरे के पूरे उनको कवर कर रहा, उनको सुरक्षा कर रहा, उनकी सिक्योर कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को। और इसी लॉ के द्वारा, आर्टिकल 13 के द्वारा ही आज तक फंडामेंटल राइट्स में छेड़छाड़ नहीं हो पाती, और ये हमेशा के लिए इसको हटाया नहीं जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो अभी इसके बाद हमारे जो आर्टिकल 14 है वहां से हमारे फंडामेंटल राइट्स मेन स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी आर्टिकल 13 क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14 से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।